हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक बाय टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, उसमें इससे पहले हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को कवर किया था और सुप्रीम कोर्ट पर 3 वीडियो मैंने बनाई थी। पहले में स्टार्टिंग था, दूसरे में ज्यूरिडिक्शंस और पावर थी और तीसरा जो था वो जज इंक्वायरी एक्ट, यानी कि कैसे जजों को हटाया जाता है, क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। आज की वीडियो है, इसमें हम हाई कोर्ट है यानी कि इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है हाई कोर्ट। ठीक है, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 और आर्टिकल 214 से लेकर 231 के में हाई कोर्ट की पूरी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या क्या पावर है, क्या क्या इनका ज्यूरिडिक्शंस है, उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल से लेकर। अच्छा, जैसे हमने बात करी थी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है पूरे कंट्री के लेवल पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही स्टेट में हाईएस्ट जो कोर्ट ऑफ अपील होती है क्या होती है, हाई कोर्ट होती है। और इसी के अंडर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, और वो सब कुछ किसके अंदर आते हैं, हाई कोर्ट के। आर्टिकल नंबर 241 क्या बताता है कि एवरी स्टेट विल हैव अ हाई कोर्ट, यानी कि आर्टिकल नंबर 241 कहता है कि हर स्टेट में एक अपना अपना हाई कोर्ट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उस समय पर सबसे जो पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे, इसमें दिया हुआ है कि हाई कोर्ट वाज सेटअप एक्ट 1861, यानी कि 3 हाई कोर्ट सबसे पहले जो बनाए गए थे वो थे कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। ये कब बनाए गए थे, 1862 में। और किस एक्ट के अंतर्गत, तो 1861 के। यानी कि इस समय पे ब्रिटिश प्रोविंसेस पे 3 हाई कोर्ट के बाद चौथा हाई कोर्ट बनाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में। और 1950 तक ये देखा गया था कि हर स्टेट में अपना अपना एक हाई कोर्ट था। अगर किसी भी स्टेट में अपना हाई कोर्ट अगर नहीं भी है तो जो बराबर का स्टेट होता था उसके कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में उसको रख दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे इस संबंध में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 1956 में। ये एक्ट पार्लियामेंट को एक पावर देता है कि पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि पार्लियामेंट को एक पावर दी गई है कि यदि किसी भी स्टेट में कोई हाई कोर्ट नहीं है तो उस स्टेट का जो किसके अंडर रखा जाएगा, जो नियरेस्ट स्टेट होगा उसके हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में उसको रखा जाएगा। तो ये किस प्रोविजन कब जोड़ा गया था, 1956 में। अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, केवल पार्लियामेंट के लिए पावर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 2019 से पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे। 2019 में एक नया कोर्ट जोड़ा गया था, वो था तेलंगाना का। ठीक है, 1950 तक पहले कितने कोर्ट थे, 18 कोर्ट थे। देखो मैंने फिर इसमें एक सीक्वेंस बताया कि कब कितने कोर्ट्स के जो नंबर हैं वो बढ़ाए गए। 18 में 2000 टिल 2000 तक बात करें तो 18 कोर्ट्स थे। उसके बाद 2000 में 3 स्टेट्स बनी थी, जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड और उत्तराखंड। ये तीनों ही स्टेट जो कब बने थे, 2000 में। अब स्टेट बने हैं तो इनको कोर्ट की जरूरत पड़ी, तो तभी 3 नए कोर्ट्स और बनाए गए थे इन स्टेट्स के लिए। तो गिनती कितनी हो गई थी, 2021 हो गई थी नंबर्स इनका। नेक्स्ट अगेन फिर 2013 में 3 और कोर्ट्स बनाए गए थे। वो कौन कौन से थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यानी कि 3 हाई कोर्ट्स और बनाए गए थे। ये आपको याद करने हैं, इनमें ज़्यादातर ये पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें 1950 तक हमारे यहाँ पर जितने भी 18 कोर्ट्स थे तो उनके बारे में तो कोई पूछा नहीं जाएगा कौन सा कब बनाया गया था। पहले की 3 और एक चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कब कौन से नए कोर्ट्स बनाए गए थे, 3 2000 में, 3 फिर से 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और एक कोर्ट बनाया गया था 2019 में तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना जो कोर्ट है वो नया कोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट अब आता है कि कौन से 3 ऐसे कोर्ट्स हैं जिनको एक से ज्यादा स्टेट्स का ज्यूरिडिक्शन वो संभाल रहे हैं। तो सही है, ऐसे 3 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का जो कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, जो कि पंजाब और हरियाणा को देखता है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट है जो कि क्या नियरेस्ट स्टेट क्या है, गोवा, वो भी इसी के ज्यूरिडिक्शन में आता है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स को भी किसके अंडर रखा गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर रखा गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केवल स्टेट्स की, यूटीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि केवल ऐसे हाई कोर्ट्स जिनको एक से ज़्यादा स्टेट्स का ज्यूरिडिक्शन इनके अंडर है, तो वो ये 3 है। अगर हम बात करें स्टेट और यूटीज की भी बात करें तो 7 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो जिनका ज्यूरिडिक्शन एक स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा पर है। जैसे यहाँ पर दोनों में लिखा है स्टेट और यूटीज,
और जबकि यहाँ पर केवल क्या है, स्टेट्स की बात कर रहे हैं। 7 कौन कौन से स्टेट हैं, तो हैदराबाद का हाई कोर्ट है, हैदराबाद हाई कोर्ट के अंडर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि ये पहले हुआ करता था। अब ये तेलंगाना हटकर एक नया उसका कोर्ट बना दिया गया, ठीक है, अमरावती में इसकी सीट है और अब ये अलग हो गया, पहले ये था। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे के महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये आते 3 4। और इसकी जो सीट है वो एक मुंबई में है, 3 इसकी सीट और हैं, एक नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, 3 इसकी सीट्स हैं। तीसरा हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, अभी हमने देखा था, इसमें वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी किसके अंडर आता है, कलकत्ता, और ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो बेंच है वो कहाँ पर है, कोलकाता पे है। नेक्स्ट है 4th गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी में आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं इसके अंदर। गुवाहाटी हाई कोर्ट की सीट कहाँ पर है, कोहिमा में, ईजवाल और ईटानगर, 3 स्टेट्स में रखा गया है इसको। मद्रास हाई कोर्ट जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी पर इसका जुरिडिक्शन है, इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। ये है फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इसकी सीट भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। केरल हाई कोर्ट, तो केरल और लक्षद्वीप, इसकी जो सीट है वो है एर्नाकुलम में। तो इसमें ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो यूटीज हैं उनको उसी के पास की जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके अंडर उसको रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ना हम बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली एक इकलौती एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका एक अपना हाई कोर्ट है और कब से है, 1966 से हाई कोर्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूटीज और एक्सक्लूड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूटीज, यानी कि ये एक पावर है, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, ज्यूरिडिक्शन से किसी भी यूटी को निकाल सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है और किसी में भी उसको ऐड कर सकती है, ज्यूरिडिक्शन बढ़ा सकती है। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में किस यूटीज को रखना है नहीं रखना है, वो पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। लेकिन ऐसा कब करते हैं, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, इट लीव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर हम बात करें कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाई कोर्ट की, तो ऐसा कहीं भी कोई फिक्स नहीं है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि इतने जो है वो जजेस होंगे हाई कोर्ट में। ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि ये डिपेंड करता है कि उस समय पर कितना वर्कलोड है उस कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट उस स्थिति को देखते हुए क्या है कि स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, आर्टिकल नंबर 270 जो बात करता है बताता है कैसे हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, कंसल्ट आफ्टर द कोलिजियम सिस्टम, यानी कि सेम वही है जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में कि यदि कोई भी सीजीआई या चीफ जस्टिस जो होते हैं या फिर जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी क्या है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, लेकिन किससे कंसल्ट करेगा, कोलिजियम सिस्टम से, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब जो चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन कोलिजियम सिस्टम एंड सीजीआई से और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में एक सीजीआई चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं और उस स्टेट के गवर्नर उनसे कंसल्ट करेंगे, तब जाके उस चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या है अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, अगर हम सेम सुप्रीम कोर्ट के जजों की, अच्छा ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में ही सेम है। आर्टिकल 270 बात करता है अगेन इसी के बारे में कि कैसे क्या कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल वो एक एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट का, जुडिशियल ऑफिस पर रहा हो, और कोई भी एक मिनिमम एज जो है इसमें नहीं दी गई है जो ये बताती हो किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओथ, शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी एक पर्सन अगर अपॉइंट किया गया है तो वो उनको ओथ दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट में गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो शपथ दिलाते हैं। उसके अलावा उनके द्वारा यदि कोई भी पर्सन अपॉइंट किया गया है वो पर्सन जो है वो ओथ दिलाता है। नेक्स्ट है टेन्योर, तो कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है कि जैसे देखेंगे 4 साल हो 5 साल, ये डिपेंड करता है उनकी एज पर। तो मैक्सिमम एज रखी गई है 62 साल, पहले ये जो उम्र थी वो कितनी थी, 60 साल। इसको कब बढ़ाया गया था, तो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, यानी कि 1963 में 15वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत जो एज लिमिट थी 60 से बढ़ाकर कितनी है, 62 कर दी गई, यानी कि दोनों ही केसेस में बराबर है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट।
नेक्स्ट हम बात करें, यदि कोई भी हाई कोर्ट के जज अपना रिजाइन देना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि अगर उनको ओथ गवर्नर दिला रहा है तो वो गवर्नर को देंगे, नहीं, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। नेक्स्ट है रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। अगर इनको हटाया जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए इन्हें हटाने की, तो कैसे हटाया जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट, भला से वो किसी भी स्टेट में रहकर काम करते हैं, लेकिन हटाने की जो पावर है वो किसे दी गई है, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट भी अकेले नहीं, क्या कि पूरा एक बाकायदा एक मोशन जो है वो उसके संबंध में पास किया जाता है। यानी कि जो हमने जज इंक्वायरी एक्ट देखा था वही प्रोसेस जो है वो इसमें भी अपनाई जाती है। सैलरीज कौन डिफाइन करता है, इनकी फिक्स करता है, वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। ट्रांसफ़र ऑफ दी जजेज, यानी कि आर्टिकल 222 क्या बताता है कि यदि किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो कौन करेगा, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट भी कब करेंगे, जब वो CGI से कंसल्ट कर लेंगे उस संबंध में, तभी हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिंग जज, 223 बताता है कि यदि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, कि अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट और एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि कोई भी चीफ जस्टिस है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर, एडिशनल जो चीफ जस्टिस जज होते हैं उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट करते हैं। कब, जब इसकी वैकेंट हो पोस्ट, या वो एब्सेंट हो, या अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी। इन 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में थोड़ा बहुत अंतर है, अदरवाइज वो दोनों सेम है। पहला क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू चेंज ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि ये पावर जो है वो दोनों को दी गई है, स्टेट को भी दी गई है और पार्लियामेंट को भी दी गई है, कि दोनों ही हाई कोर्ट की पावर और ज्यूरिडिक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, रिट है, अपील ज्यूरिडिक्शन, वो सभी सेम है, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बिना किसी अपील के हम डायरेक्ट कोर्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो किन किन मामलों में, जैसे कोई भी मैटर अगर जुड़ा हुआ है मैरिज से, डाइवोर्स से, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना से, अगर कोई भी जुड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट जो है कोर्ट जा सकते हैं। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद या जो विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है, तब भी बिना किसी अपील के हम डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। और ऐसा ही रेवेन्यू मामले में। तो ये तीनों ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिट ज्यूरिडिक्शन। तो रिट जो है 226 में बात कर, आर्टिकल जो है वो रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो उनको दोबारा से लागू कराने के लिए, उनकी बहाली के लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है बिना किसी अपील के। ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 ये पावर दी गई उसे। लेकिन जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी रिट ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देखी गई है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ही संबंध में रिट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट्स हैं वो अदर मैटर्स में भी रिट जारी कर सकते हैं। जैसे कि यदि इशू आउटसाइड इट्स ज्यूरिडिक्शन इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि कोई भी घटना किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में घटित हुई है तो उसके और तो क्या है कि वो हाई कोर्ट जो है यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन उसकी ज्यूरिडिक्शन में हुई है और वो व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट का है तो उस संबंध में भी क्या है वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। अदर ज्यूरिडिक्शन सेम है जैसी सुप्रीम कोर्ट की हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। और वैसे तो हाई कोर्ट में यही आते हैं कि कौन सा पार्ट में दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल क्या बताता है, ये 3 हाई कोर्ट्स कब बनाए गए थे, चौथा हाई कोर्ट कब बनाया गया था, संशोधन कब किया गया था 1956 का, 7 हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है, 3 जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में, या कब कौन सी ये कोर्ट्स बनाए गए थे। ये बेसिक है, इसके अलावा प्री में या किसी भी वनडे एग्जाम में कोई ज़्यादा विशेष नहीं पूछा जाएगा, मैंने बताया गया, ठीक है। फैक्ट्स की बात करें तो ये है रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का ये केस है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो ट्रिपल तलाक है, चाहे रिटन फॉर्म में हो या फिर ओरली कहा गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अगर कहा जाता है तो उसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। और इसको चलकर बाद में भी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन का ये कलकत्ता हाई कोर्ट की थी। इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। ये इकलौती ऐसी जज हैं जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है और ये मोशन राज्यसभा में 2011 में जो है वो पास हो गया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा में पहुंचता उससे पहले इन्होंने क्या खुद ही जो है वो रिजाइन दे दिया था।
तो इससे हमें देखते हैं कि सुमित्रा सेन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे हाई कोर्ट से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कभी कभार उनमें उनसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो इतना लेंथी नहीं है, हम एक वीडियो में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।